बेटा आरोही, जरा संभल कर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो अभी अभी गिरते हुए बची हो। अगर गलती से तुम टकरा जाती, देखो सामने की दीवार से तुम्हारा सर टकरा जाता, और अगर निशान पड़ जाता तो इतना सुंदर सा चेहरा बिगड़ जाता। कभी कभी तो फोन से नजर हटा लो बेटा, ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। रास्ते में, गाड़ी में, और ट्रेन में, हर जगह हर वक्त फोन पर ही नजर रहती है। ना जाने देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। कुसुम जी अपनी पोती आरोही से कह रही थी। आरोही ने पहले इधर उधर देखा, फिर बोली, दादी आपका टोकना जरूरी था। अभी मैं गिर जाती तो कितनी बार कहा है मुझे टोका मत करो, मुझे पता है मुझे किधर चलना है। ऐसे में नहीं गिरती, पर आपके टोकने से मैं जरूर टकरा जाती हूँ। सही कहती है मम्मी, आप अपने काम से मतलब नहीं रखती हैं और हर किसी के मामले में टांग अड़ाती रहती हैं। कोई काम नहीं करता तो जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती हैं? आरोही की आवाज सुनकर उसकी माँ सरिता आई और बोली, बेटा आरोही, तुम आ गई, और ये क्या घर में आते ही नाराज? मेरी राजकुमारी को किसने नाराज कर दिया? आरोही बोली, मम्मा दादी को समझा लो, मुझे बात बात पर नसीहत ना दे। अभी इनकी वजह से मैं गिरते गिरते बची हूँ। सोच लो अगर मेरा सर फट जाता तो क्या आपकी राजकुमारी कोई और ढंग का राजकुमार मिलता? सरिता कुसुम जी की तरफ देखी। कुसुम जी कुछ बोलना चाहती तो सरिता ने पहले ही उन्हें चुप करा दिया और बोली, मम्मी जी आप ये कहेंगी कि आपने तो आरोही को बचाया, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। पूरे दिन घर में इधर उधर घूमती रहती हैं। आप बातों को बनाती कम, बिगाड़ती ज्यादा हैं। अब आप अपनी दलील अपने पास ही रखिए। चलो बेटा जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। इनका तो रोज का यही है, बस घर के माहौल को बस खराब करना है। इतना कहकर सरिता भी बेटी के साथ चली गई। कुसुम जी का बेटा अमित दफ्तर से लौटा ही था, बाहर तक सबकी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे घर के अंदर आया, बोला, माँ घर से इतनी तेज आवाज क्यों आ रही थी? अब क्या हुआ? कुसुम जी बोली, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस आरोही फोन देखते हुए चल रही थी और मैंने उसे टोक दिया। भगवान का शुक्र है कि उसे चोट नहीं लगी, पर बहू तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। अमित बोला, माँ आरोही कोई बच्ची नहीं है जो आप उसे चलना और बोलना सिखाती हैं। बचपन में जब पोती का ख्याल रखना था तो आप भैया के साथ रहती थी। उस वक्त पोती की कोई चिंता नहीं थी। आज जब वो अपने पैरों पर खड़ी है तो आपको उसकी चिंता हो रही है। माँ हाथ जोड़ता हूँ, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए और घर की शांति बनी रहने दीजिए। इतना कहते हुए अमित अपने कमरे में चला गया। वो आशा भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखती रही और बेटा उनसे मुंह फेर कर चला गया। अमित के जाने के बाद कुसुम जी अपने कमरे में गई और अपने पति हरिशंकर जी की तस्वीर को देखकर आंसू बहाते हुए बोली, आप तो कहते थे कि मैं दो बेटे नहीं, दो कंधे छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, पर यहाँ तो बच्चे अपनी माँ के भरोसे को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो विलाप करती हुई बोली, मुझे आज भी याद है जब बहू माँ बनने वाली थी तो मैंने बड़े प्यार से अमित से कहा था कि बहू की देखभाल के लिए मैं आ जाती हूँ। तब इसी बेटे ने कहा था कि आपके आने से बहू का काम बढ़ जाएगा, तो आप भैया के पास ही रहिए। जिस माँ की हर बात पर बचपन में पहले भरोसा था, वही माँ आज शक के घेरे में है। ये कैसी विडंबना है। इतना कहते हुए कुसुम जी रोने लगी। तभी कुसुम जी का फोन बजा। उनका बड़ा बेटा विनोद बोला, माँ कैसी हैं? ज्यादा ठंड तो नहीं पड़ रही? अपना ध्यान रखिएगा।
और च्यवनप्राश खाते रहिएगा, वरना आपके घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। कुसुम जी बोली, इतनी दूर रहकर भी तुम्हें मेरा इतना ख्याल रहता है, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? विनोद बोला, आप तो जानती हैं सिमरन, पत्नी के जाने के बाद मुझे वो देश रास नहीं आया जब तक वो थी। जीने का एक मकसद था। उसके जाने के बाद आरव बेटा को मैंने हॉस्टल में डाल दिया। अब आरव अपने अकेले होने का मुझे जिम्मेदार ठहराने लगा। आज देखिए वो भी मुझसे मिलने नहीं आता और उसने भी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि मैं अपने पास आपको नहीं रख पाता, क्योंकि आपका शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुसुम जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं हर दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, बस तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। विनोद बोला, माँ आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज में दर्द है। अमित आपका ख्याल तो रखता है। बेचारी कुसुम जी आखिर बेटे को कहती भी तो क्या कहती कि जो डर उसके मन में है वही तकलीफ तो उसकी माँ भी झेल रही है। कुसुम जी चुपचाप अपने कमरे में उदास बैठी थी। सरोज अमित को जाकर बताई कि जेठ जी का फोन आया था और मम्मी जी रो रो कर सारी बात बता रही थी। अमित माँ के पास जाकर बोला, माँ मैंने सुना भैया का फोन आया था, आप तो बड़ी भरी पड़ी थी, आपने तो सब उगल दिया होगा। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर कि माँ बाप बुढ़ापे में अपने ही बच्चों की शिकायत अपने दूसरे बच्चों से करते हैं। कुसुम जी बोली, बेटा तुम जो कह रहे हो क्या वो तुम्हारा मन मानने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस माँ की हर बात बचपन में तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, आज उसी माँ के भरोसे को तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो। अब ये बात तुम मानो या ना मानो, बहू से कह देना रात का खाना खाने की इच्छा नहीं है, पेट और मन दोनों भर गया। इतना कहकर कुसुम जी मुंह फेर कर सो गई। अब कुसुम जी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, ना किसी से मिलती थी ना किसी को टोकती थी, और रोज आरोही कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी और पीछे से सरोज उसे आवाज लगा रही थी। कुसुम जी सब देख रही थी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी उधर से डाकिया आया और कुसुम जी के नाम का लिफाफा उन्हें दिया। सरिता बोली, मम्मी जी आप देख रही थी कि मैं आरोही को कब से आवाज लगा रही थी। आप उससे कह तो सकती थी कि मैं उसे आवाज लगा रही हूँ। मेरी आवाज आपके कान में नहीं गई, पर डाकिये की आवाज आपके कान में चली गई। कुसुम जी मुस्कुराकर बोली, बहू तुमने ही तो कहा था कि मैं घर के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूं। एक बार में बता दो बहू मुझे करना क्या है? इस तरह से घुट घुट कर अब मुझसे जिया नहीं जाता। और जहां तक इस चेक की बात तो ये लो। इतना कहकर कुसुम जी ने चेक फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और चली गई। शाम में जब बेटा लौट कर आया तो सरोज ने खूब बखेड़ा खड़ा किया और सारी बात बताई। अमित कुसुम जी के कमरे में गया और बोला, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने भैया का भेजा हुआ चेक फाड़ दिया, बुढ़ापे में सठिया गई हैं क्या? अब शहर में मैंने जो घर बुक किया है उसका EMI कैसे भरूंगा? पापा के पेंशन के भी दबा कर बैठी हैं। अरे आप माँ हैं या दुश्मन? कुसुम जी उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस बहुत हुआ। पहली बार तुम जिस घर में खड़े होकर बोल रहे हो वो मेरे पति का है। दूसरी बात, पति की मृत्यु के बाद उसका पेंशन उसकी पत्नी का सहारा होता है, ना कि उसके बेटे के परिवार का। अब उनके पेंशन से ही मेरा गुजारा हो जाएगा। सरिता आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी आपको
हो क्या गया है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपका दिमाग लगता है काम करना बंद कर दिया है। कुसुम जी बोली, बहू मैंने तो 2 बेटे पैदा किए हैं, कोई तो सहारा बनेगा। तुम सोचो तुमने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी है। ना तो बड़ों से बात करने की तमीज है, ना अपने परिवार के मान सम्मान की कोई चिंता है। आगे चलकर तुम क्या करोगी? इतना कहकर कुसुम जी अपने कमरे में चली गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी उधर से आरोही आई और बोली, पापा मैं आज शॉपिंग के लिए गई, मेरे कार्ड में पैसे नहीं हैं। बताओ मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। ध्यान से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। इतना कहते हुए आरोही अपने कमरे में चली गई। वो हैरानी से बेटी की तरफ देख रहा था। सरिता बोली, आप उसे छोड़िए, ये सोचिए कि अब उस प्लेट का पैसा हम कैसे भरेंगे। अमित बोला, तुम्हें पैसों की पड़ी है, हमारा भविष्य यहाँ बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं। सरिता बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? अमित बोला, अब कहने सुनने का क्या बचा है। माँ सही कहती है, हम पैसे बटोरने में रह गए और एक बेटी को संस्कार तक नहीं दे पाए। मेरी बेटी ने अगर मुझे इतना कुछ बोला है तो शायद मैं इसी योग्य हूँ। निराशा राजी वहां से उठकर चला गया। दूसरे दिन विनोद ने जब देखा कि पैसे नहीं निकाले गए, तब उसने माँ को फोन किया और माँ ने सारी घटना बताई और कहा कि अगर माँ की चिंता है तो अपनी यादों से बाहर निकलो और अपने देश लौट आओ। इधर एक रोज आरोही ने सरिता को बहुत खड़ी खोटी सुनाई। उस दिन कुसुम जी के सब्र का बांध टूट गया और आरोही को एक थप्पड़ लगाया और बोली, अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपने टूटे घर को संभाल सकती है। अगर यही सब करना है तो अपने बलबूते पर कहीं और जाकर करो। मेरे घर में बड़ों का अपमान नहीं किया जाता है। दोबारा से अगर तुम्हारी ऊंची आवाज मैंने सुनी तो तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। अब तुम्हें बच्चों का मोह नहीं। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा नहीं, मुझे उनके साथ अब रहना नहीं। इससे अच्छा तो मैं अकेली ही रह लूं। इतना कहकर कुसुम जी घर से बाहर टहलने के लिए निकल गईं। रात में सरिता ने अमित को सारी बात बताई। अमित बोला, गलती नहीं ना कहीं मेरी ही है, जो माँ ने दिए हुए शिक्षा से मैं भटक गया था, इसीलिए तो अपनी बेटी को भी सही संस्कार नहीं दे पाया। माँ जो कर रही है उसके भविष्य के लिए ठीक कर रही है। अब तो मैं माँ से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। बेहतर रहेगा तुम भी अपना व्यवहार बदल लो, वरना ऐसा ना हो कि जो हमने माँ के साथ किया आगे चलकर वही हमें भी सहना पड़े। समय रहते अपनी भूल को सुधार लो, यही हमारा प्रायश्चित होगा। सरिता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कुसुम जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने बर्ताव के लिए और बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे माफी और उनकी मदद मांगी। वो बोली, बहू कई बार बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। तुम भी आरोही के लिए थोड़ी कठोर बनो। जब उसे लगेगा कि और कोई रास्ता नहीं है तो उसे सीधे रास्ते पर आना ही होगा। हर किसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और आखिरकार आरोही को भी सही रास्ते पर आना ही पड़ा। आगे चलकर विनोद भी अपनी पुरानी यादों में बाहर आए और अपने देश लौट आया। फिर मिलजुल कर पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। दोस्तों, कई बार जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम अहंकार में उनके साथ कठोर व्यवहार कर जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस माता पिता पर बचपन में हम आंख बंद भरोसा करते, बाद में उसी भरोसे को हम क्यों तोड़ देते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में